हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चोल इतिहास की जानकारी के स्रोतों पर साथ में ही राजराज प्रथम की उपलब्धियों पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक के जो क्षेत्र है उसको तमिल प्रदेश कहा जाता था। और ये जो प्रदेश था तमिल प्रदेश, इसके अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य राजवंश शासन करते थे। ये जो राजवंश थे, ये तीनों ही राजवंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे और इनके विषय में हमें अशोक के 13वें अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन बाद के काल में हम देखते हैं कि इन राजवंशों में से चोल राजवंश ने संपूर्ण दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया और उन्होंने इस साम्राज्य का जो केंद्र बनाया वो तंजौर को बनाया और तंजौर को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो आज हम अपने इस व्याख्यान में चोल राजवंश के इतिहास के विषय में ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चोल राजवंश के इतिहास को जानने के जो स्रोत या साक्ष्य कौन से हैं उन पर बात करेंगे। उसके पश्चात हम उसके प्रारंभिक इतिहास को जानेंगे और उसके पश्चात हम राजराज प्रथम की उपलब्धियों के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोल राजवंश के इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में। तो उनको हम 3 भागों में विभक्त करके फिर हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों पर बात करेंगे, उसके पश्चात पुरातात्विक स्रोतों पर और उसके बाद हम विदेशी साहित्य पर भी बात करेंगे। ये तीनों ही जो साक्ष्य हैं या 3 प्रकार के जो साक्ष्य हैं, ये हमें चोल राजवंश के संदर्भ में या इस राजवंश के जो शासक हुए और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं, उनके द्वारा किस तरह के जन कल्याणकारी कार्य किए गए, इनके विषय में हमें विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम साहित्यिक सामग्री की। और साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे संगम साहित्य को। अगर हम संगम साहित्य की बात करें तो दक्षिण भारत का जो सबसे प्राचीन जो साहित्य है उसको हम संगम साहित्य कहते हैं। और इस साहित्य में चोल राजवंशों के शासकों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ में ही जो निकटवर्ती जो राज्य हैं उनके साथ किस प्रकार के संबंध थे चोलों के, इसकी जानकारी भी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। दूसरा हमारे पास साहित्यिक सामग्री में जो स्रोत है वो है कलिंगतुपर्णी। ये जो ग्रंथ है, इसकी जो रचयिता है वो जैन गोंडार के द्वारा की गई थी और इसमें हमको कुलोतुंग प्रथम की जो उपलब्धियां थी उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ओट कुट्टम की उलाई से भी हमको चोलों के विषय में या कुलोतुंग द्वितीय के विषय में और राजराज द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पैरिय पुराणम हमें कुलोतुंग द्वितीय के विषय में जानकारी देता है, उसकी समय की धार्मिक स्थिति के विषय में बताता है। और वीर शोलियम यह बुद्ध मित्र के द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ था और इसमें हमको वीर राजेंद्र के काल की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महावंश जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था और इसमें परांतक की जो पांड्य राज्य पर जो उसके द्वारा जो विजय प्राप्त की गई थी, साथ में ही राजेंद्र प्रथम ने जो लंका को जीता था उसके संदर्भ में विशद जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक सामग्री पर। तो पुरातात्विक जो सामग्री हमें मिली है उसको हम अध्ययन की सुविधा से हम उसको 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य और दूसरा है सिक्के या मोहरे। तो अभिलेखीय साक्ष्य में हम अभिलेखों को लेंगे और अभिलेख जो कि संस्कृत में, तमिल,
तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में लिखे गए थे। और राजराज जो प्रथम था चोल शासक, उसने अपने अभिलेखों में अपने पूर्वजों के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। साथ में ही उसने अपने शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हुई या उनकी जो उसके द्वारा जो विजय प्राप्त की गई, उनको भी उसने अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। इसके बाद शासन करने वाले जो चोल शासक हैं, उनके द्वारा भी अपने समय की विजयों या अपनी उपलब्धियों को अंकित करवाना या उनको लिखवाने का जो प्रचलन है, उसका पालन किया गया। इसके अलावा लीडन दानपत्र अभिलेख से राजराज प्रथम के विषय में, तंजौर अभिलेख से राजराज प्रथम के विषय में, तिरुवाला गांडू दानपत्र अभिलेख से राजेंद्र प्रथम के विषय में, करंदे दानपत्र अभिलेख से भी हमें राजेंद्र प्रथम के विषय में, और तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख से हमें राजराज तृतीय के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं सिक्कों की। तो धवलेश्वर में चोल शासकों के स्वर्ण निर्मित जो सिक्कों की जो हमें ढेर मिला है, वो उससे पता चलता है कि जो चोल शासक थे उनका जो समय था वो समृद्धि का सूचक है या समृद्धि का काल था। राजराज प्रथम के सिक्के हमें लंका से मिले हैं, जो कि राजराज प्रथम का जो लंका के ऊपर प्रभाव को दर्शाता है। अगर हम विदेशी साहित्य की बात करें तो चीनी स्रोतों से चीन के साथ चोलों के संबंधों का हमें आभास होता है। इसी प्रकार से जो चीनी अनुश्रुतियां मिली हैं हमको, उनसे हमें चीन के साथ उसके जो दोस्ताना जो संबंध थे चोलों के, उसके विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से पेरिप्लस के द्वारा और टालमी के एक जो ग्रंथ हमें मिले हैं, वो भी हमें चोल वंश के विषय में हमें काफी विवरण या प्रकाश डालते हैं। अब हम चोल राजवंश के प्रारंभिक जो इतिहास है उसके विषय में बात करने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं करिकाल चोल के विषय में। संगम साहित्य से हमें कारिकाल के संदर्भ में जानकारी मिलती है और ऐसा पता चलता है कि करिकाल द्वितीय शताब्दी में चोल वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ और करिकाल के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई वो थी उसका वेणी का युद्ध था और इसमें उसने पांड्यों और चेरों आदि अनेक राजवंशों का जो संघ था उसको पराजित किया था और दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। शिल्परीकारम काव्य है, उससे करिकाल की लंका विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। साथ में ही यह भी पता चलता है कि वह एक योग्य प्रशासक था और उसने लंका से लाए गए 12,000 व्यक्तियों को अपने राज्य में बसने की छूट प्रदान की थी। साथ में ही इनकी सहायता से उसने गुहार नामक स्थान पर दुर्गीकरण करवाया था। इसके अलावा उसने प्रदेशों को साफ करके या आसपास के जंगलों को साफ करके उनको खेती योग्य बनाया। साथ में ही खेती की में सिंचाई की सुविधा के लिए अनेक तालाब बनवाए और उसने अपनी जो प्राचीन जो राजधानी थी पौथोरा, उसके स्थान पर कावेरी पत्तनम को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरह की जानकारी हमको शिल्परीकारम काव्य से प्राप्त होती है। करिकाल के बाद नवीं शताब्दी में विजयालय और उसके बाद आदित्य प्रथम और आदित्य प्रथम के पश्चात उसका जो पुत्र था परांतक प्रथम चोल वंश का राजा बना और परांतक प्रथम ने मथुरा के पांड्य नरेश को पराजित करके मथुरा पर अधिकार किया था और मदुरई कोंड नाम की उसके द्वारा
उपाधि धारण की गई थी। उसने आरंभ में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय को पराजित किया, लेकिन बाद में वह स्वयं उससे परास्त हो गया। परांतक प्रथम ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और इसी के समय संस्कृत का जो प्रसिद्ध विद्वान वेंकट माधव हुआ, जिसने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। परांतक के बाद जो चोल शक्ति है वो दुर्बल हो गई और 30 वर्षों तक जो चोल इतिहास के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लगभग 985 के आसपास हमको राजराज प्रथम के राज्यारोहण का हमको उल्लेख मिलता है, जो कि चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। तो अब हम बात करते हैं राजराज प्रथम के विषय में, जिसका जो कार्यकाल है वो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक माना जाता है। राजराज प्रथम के शासन काल के 29वें वर्ष में जो तंजौर अभिलेख है, उससे हमें राजराज प्रथम के विषय में या उसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम राजराज प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उसके द्वारा केरल पर विजय प्राप्त की गई। केरल के जो राजा था रवि वर्मा, उसके ऊपर राजराज प्रथम ने आक्रमण किया और उसे त्रिवेंद्रम में पराजित किया। और उसके बाद इस विजय के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम ने कांडलूर साले कलमरूद की उपाधि धारण की। केरल के बाद राजराज प्रथम के द्वारा पांड्य राज्य पर विजय प्राप्त की गई और तिरुवाल गांडू त्रामपत्र से हमें पता चलता है कि राजराज प्रथम ने पांड्य वंश का जो शासक था अमर भुजंग, उसको पराजित करके उसको बंदी बना लिया और उसकी राजधानी मथुरा को जीत लिया और उसका जो दुर्ग है विलिंद, उस पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से राजराज प्रथम ने पहले केरल को जीता और उसके बाद उसने पांड्य राज्य पर विजय प्राप्त की। उसके बाद उसने सिंघल या सिहल, जिसे कि श्रीलंका कहा जाता है, उसके शासक जो कि पांड्यों का मित्र था, केरल और पांड्यों का मित्र था, उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। और इस समय श्रीलंका का जो राजा था वो महेंद्र था। महेंद्र पंचम के समय राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर नौसेना के द्वारा चढ़ाई की और वहां के जो शासक है महेंद्र, उसको पराजित किया। चोल नौसेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त किया और सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज प्रथम ने अधिकार कर लिया और राजराज प्रथम ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोनरूव को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम जननाथ मंगलम रखा। साथ में ही उसके द्वारा लंका में कुछ शिव मंदिरों का भी निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं पश्चिमी गंगों पर विजय। तो सिंघल विजय के बाद राजराज ने मैसूर क्षेत्र के पश्चिमी गंगों पर विजय प्राप्त की और कर्नाटक से जो हमें लेख मिलते हैं उसमें राजराज प्रथम के लिए चोल नारायण शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे पता चलता है कि उसने गंगों को पराजित किया था और गंगवाड़ी पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा उसने कल्याणी के चालुक्यों से भी युद्ध किया और चालुक्य नरेश तेलपदित्य को संभवतः उत्तम चोल को पराजित भी कर दिया था। तेलप के बाद सत्याश्रय चालुक्य सिंहासन पर बैठा और राजराज प्रथम ने चालुक्य राज्य पर उसके समय आक्रमण किया। सत्याश्रय चोल सेना का सामना नहीं कर सका
और वह युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ और चोल सेना ने पूरे प्रदेश में भारी लूटपाट की। स्त्रियों बच्चों को भी काफी उनके द्वारा हरण किया गया, कई दुर्गों का विनाश किया गया। और लेकिन कुछ समय बाद चोल सेना लौट आई और सत्याश्रय के द्वारा पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार से इस अभियान से चोलों को अतुल संपत्ति प्राप्त हुई और जो चोल साम्राज्य की जो सीमा है वो तुंगभद्रा नदी तक बढ़ गई थी। इसके पश्चात राजराज के समय वेगी के जो चालुक्य राज्य है, पूर्वी जो चालुक्य राज्य है, उसमें भी हस्तक्षेप किया गया। 973 में चोल भीम ने दानार्व की हत्या कर बेगी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और उसके दोनों पुत्रों शक्तिवर्मन और विमलादित्य को बेगी से निकाल दिया था। ये दोनों राजराज प्रथम के दरबार में आ गए। राजराज प्रथम ने दोनों चालुक्य कुमारों को संरक्षण दिया और चोल भीम ने बेगी में अपनी स्थिति ठीक करने के बाद तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। चोल नरेश राजराज प्रथम ने उसको पराजित करके बंदी बना लिया और राजकुमार शक्तिवर्मन को बेगी का राजा बना दिया। तो इस प्रकार से बेगी है वो अब चोल नरेश के संरक्षण में आ गया और राजराज प्रथम की इस सफलता से दुखी होकर कल्याणी के चालुक्य नरेश सत्याश्रय ने 1006 में बेगी पर आक्रमण कर दिया। राजराज प्रथम ने इन सेनाओं का प्रत्याक्रमण किया और उसने अपने पुत्र को इसका उत्तरदायी दिया और उसने पश्चिमी चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस सेना ने बनवासी पर अधिकार किया और मान्यखेड़ को ध्वस्त कर दिया। दूसरी चोल सेना ने बेगी पर आक्रमण किया। इन परिस्थितियों में सत्याश्रय ने विवश होकर बेगी को त्याग दिया और इस तरह से बड़ी कठिनाई से उसने अपने राज्य की रक्षा की। चोल सेना ने अतुल धनराशि लेकर वह लौट आई और उन्होंने शक्तिवर्मन को बेगी का शासक बना दिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने अपनी कन्या कुंदवा का विवाह उसके जो छोटा भाई था विमलादित्य उसके साथ कर दिया। तो इस प्रकार से उनके आपस के जो संबंध है अब अधिक मित्रतापूर्ण हो गए। अगर हम और अन्य विजयों की बात करें तो इसके बाद राजराज प्रथम ने कलिंग राज्य पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और अपने शासन के अंतिम चरण में मालदीव को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और मालदीव पर विजय नौसेना की सहायता से की गई थी। अब हम राजराज प्रथम के समय जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप राजराज प्रथम ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण जो दक्षिणी भारत है, सिंघल और मालदीव का कुछ भाग शामिल था। और ये जो उसने विजय प्राप्त की उसके बाद उसने बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण की, जैसे चोल मार्तंड, राजाश्रय, राजमार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह और सिंघलांतक, तेलिंग कुलकाल और पांड्य कुल शनि आदि। तो इस तरह से राजराज प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार किया। अब हम राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ राजराज प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजराज प्रथम एक कुशल प्रशासक था और उसने अपने राज्य में भूमि की माप जोख करवाई और कर निर्धारण की व्यवहारिक व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी। साथ में ही उसने अपने राज्य के विभिन्न मंडलों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना रखी और नौसेना का भी उसके द्वारा गठन किया गया था। उसने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए और अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को युवराज बनाया। साथ में ही उसको शासन की कुछ जिम्मेदारियां भी प्रदान की।
राजराज प्रथम का विशेष जो ख्याति उसको प्राप्त है वो तंजौर में उसके द्वारा जो बृहदेश्वर का जो मंदिर बनवाया गया था उसके लिए है, जो कि राजराजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यह जो मंदिर है अपनी भव्यता के लिए, अपनी शिल्प कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजराज प्रथम शिव का परम भक्त था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था, और इसके कारण उसने विष्णु मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में उसने बौद्ध प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित करवाई थी। चूंकि वह एक कुशल प्रशासक था, इसलिए उसने शासन का विकेंद्रीकरण करवाया, जिसके अंतर्गत उसने ग्रामों और नगरों को स्वायत्त शासन या स्वायत्तता प्रदान की। राजराज प्रथम की जो गणना है दक्षिण भारत के महान सम्राटों में की जाती है, और उसने अपने शासनकाल के 30 वर्षों में चोल साम्राज्य को एक सुदृढ़ संगठन, कुशल प्रशासन और शक्तिशाली नौसेना दी। इसके लिए राजराज जो प्रथम है उसका शासनकाल ख्याति प्राप्त है।